हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो चलते हैं हम 1 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। तब परावर्तन के नियम से आधारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो क्या निर्धारित होता है? तो यह हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगे का उदाहरण है। प्रकाश तरंगे का उदाहरण है तो यह हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दिया प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वह कैसा दर्पण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा या तो समतल या उत्तल। आंसर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो यह हो जाएगा निर्वात में। आंसर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो यह हो जाएगा सीधी रेखा में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज होता है तो यह हो जाएगा पारभासक। चलते अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यह समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक और काल्पनिक, ए बी दोनों। चलते अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो यह हो जाएगा आपका अपसारी। आंसर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो यह हो जाएगा आंसर ए +1। चलते अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का मान होगा। तो यह हो जाएगा मान हो जाएगा 0 डिग्री। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो सूर्य से प्रकाश आने वाली तो यह हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यह किसके बीच संबंध रहता है? तो यह हो गया R = 2F। R = 2F। चलते अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यह हो गया दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो यह हो गया सीधा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हो गया उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, हाजत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह हो गया अवतल दर्पण। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो यह हो गया अवतल। चलते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो यह हो गया अवतल दर्पण का। चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है,
एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी विश्व का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी की निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो यह हो जाएगा ए बी दोनों, जिसमें हो जाएगा ए में दर्पण तथा पर्दे के बीच दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच दूरी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन अपवर्तनांक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यह हो गया उस बिंब की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो यह हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न, किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है तो यह हो गया उत्तल दर्पण को किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने खड़े गए विश्व की दूरी तो जाती है तो यह हो गया ऋणात्मक। चलते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो यह हो गया उत्तल दर्पण का। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी कार के अप्रदीप्त में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो गया अवतल दर्पण। चलते अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो यह हो गया अनंत। चलते अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो यह हो गया वक्रता केंद्र पर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? तो यह हो जाएगा अवतल। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो यह हो गया r बराबर 2f, कैपिटल R बराबर 2f। चलते अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो यह हो गया सीधा एवं हासित। चलते अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यह हो गया उत्तल का। चलते अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? यहाँ पर होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो यह हो गया ऋणात्मक। चलते अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो सीमा रेखा की व्यास क्या कहलाता है? तो यह हो गया गोलीय दर्पण का द्वारक। चलते अगले प्रश्न की ओर। दर्पण सूत्र है तो 1/v + 1/u = 1/f।